सोचिए जरा, एक एयरलाइन जो सिर्फ 2006 में शुरू हुई, आज भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन है। मतलब 65% से ज्यादा मार्केट शेयर। हाँ, और कमाल की बात यह है कि कुछ टाइम पहले ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन भी बन गई थी। एग्जैक्टली। तो ये कैसे हुआ? आज हम इंडिगो एयरलाइंस की इसी शानदार कहानी का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ किंगफिशर और जेट एयरवेज जैसी मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियां फेल हो गई, ये समझना ज़रूरी है कि इंडिगो ने ऐसा क्या अलग किया। सही कहा। तो आज की हमारी ये खास चर्चा इसी पर है। देखते हैं इंडिगो की सफलता के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं। व्हाट मेक्स देम टिक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं 2005-2006 से। जब राहुल भाटिया, मतलब इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज वाले, और राकेश गंगवाल, जो यूएस बेस्ड एनआरआई हैं, उन्होंने मिलकर इसकी नींव रखी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, जैसा आपने कहा, ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही 100 एयरबस A320 जहाज़ों का वो मैसिव ऑर्डर। कितना बोल्ड मूव था वो। बोल्ड था, लेकिन स्ट्रैटेजिक भी था। देखिए, गंगवाल का इंटरनेशनल एविएशन का एक्सपीरियंस और भाटिया की इंडियन मार्केट की जो समझ थी, हाँ। ये कॉम्बिनेशन कमाल कर गया। शुरू हाँ। से ही फोकस एकदम साफ था, लो कॉस्ट कैरियर यानी LCC मॉडल। हाँ, वो तीन पिलर्स, हाँ, अफोर्डेबल फेयर्स, ऑन टाइम परफॉर्मेंस और एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस। हाँ, ये जरूरी था क्योंकि दूसरी एयरलाइंस कहीं ना कहीं प्रीमियम बनने की कोशिश में थी। राइट। इंडिगो ने सिर्फ अपने ऑपरेशंस पर फोकस किया, हाँ, और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा उनकी सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप स्ट्रैटेजी का। मतलब सिर्फ एबस A320 फैमिली के जहाज। बिल्कुल, हाँ। हाँ, सिर्फ A320। इससे देखिए, मेंटेनेंस बहुत आसान हो गया, पुर्जे मैनेज करना आसान, ट्रेनिंग कॉस्ट सीधे सीधे कम हो गए। हाँ, पायलट और क्रू की ट्रेनिंग आसान हो गई होगी। एग्जैक्टली। और क्रू एफिशिएंसी बढ़ी। हाँ। साथ ही वो क्विक टर्न अराउंड टाइम्स, मतलब जहाज जमीन पर से 20-25 मिनट रुकता था। दुनिया में सबसे तेज में से एक है ना। हाँ, बिल्कुल। और पॉइंट टू पॉइंट राउटिंग, इन सब ने मिलकर एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी। और वो जो गजब की सेल एंड लीज बैक स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सुनने में आता है कि वो जहाज खरीदते हैं और तुरंत बेच देते हैं। हाँ, वो एक तरह की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। वो नए जहाज खरीदते हैं, फिर उन्हें लीजिंग कंपनीज को थोड़े प्रॉफिट पर बेच देते हैं, शायद $4-5 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट। अच्छा। और फिर उन्हीं जहाज़ों को वापस लीज पर, मतलब किराए पर ले लेते हैं चलाने के लिए। तो इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि बैलेंस शीट पर डेट नहीं दिखता, कर्ज कम रहता है और कैश फ्लो मजबूत बना रहता है। ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मतलब वो लगातार नए फ्यूल एफिशिएंट जहाज उड़ा पाते हैं इस तरह। हाँ, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम रहते हैं नए जहाज़ों के। इसके अलावा एंसिलरी रेवेन्यू भी तो है। हाँ, जैसे बैगेज फी, सीट चुनने का पैसा, खाना पीना। और इंडिगो कार्गो भी। ये सब मिलाकर करीब 15% रेवेन्यू बनता है, और ये हिस्सा 25% से ज्यादा यूओवाई ग्रोथ दिखा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। डोमेस्टिक मार्केट शेयर 65.2% जन 2025। हाँ, और इंटरनेशनल में भी करीब 18% शेयर हो गया है। रोज 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स, 138 डेस्टिनेशंस, जिसमें 97 डोमेस्टिक और 41 इंटरनेशनल हैं। और FY25 में 118 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व किया। ये बहुत बड़ा नंबर है। ग्लोबल लेवल पे भी तो पहचान बनी है। ओएजी रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की 4th मोस्ट पंक्चुअल एयरलाइन। बिल्कुल, 85% से ज्यादा ऑन टाइम परफॉर्मेंस। और वो मार्केट कैप वाली बात तो कमाली थी। अप्रैल 2025 में दुनिया की नंबर 1, $23.24 बिलियन। डेल्टा को भी पीछे छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। इनक्रेडिबल। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा होगा। वो प्रैट एंड विटनी इंजन वाली दिक्कतें आई थी बीच में। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती थी। P&W इंजनों में कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। सुना है करीब 70-75 जहाज ग्राउंड करने पड़े थे। फ्लीट का लगभग 20%। हाँ, ये आंकड़ा सही है। ये एक बड़ा चैलेंज था ऑपरेशनली और फाइनेंशियली भी। लेकिन इंडिगो ने तेजी से कदम उठाए। जैसे कि उन्होंने पुराने जहाज़ों के लीज एक्सटेंड किए, कुछ और जहाज़ वेट लीज पर लिए, और P&W से कॉम्पनसेशन के लिए भी नेगोशिएट किया। अब उम्मीद है कि ग्राउंडेड जहाज़ों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी। अच्छा। और अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है, खासकर एयर इंडिया विस्टारा मर्जर के बाद। बिल्कुल, टाटा ग्रुप अब एक बड़ा प्लेयर बन गया है। और इसी के जवाब में शायद इंडिगो ने अपना पहला बिजनेस क्लास जैसा प्रोडक्ट, इंडिगो स्ट्रेच, लॉन्च किया है। हाँ, ये दिखाता है कि वो इवॉल्व होने को तैयार हैं।
एग्जैक्टली और उनका वो मैसिव फ्लीट एक्सपेंशन प्लान 946 जहाज ऑर्डर पर हैं, जिसमें A350 लॉन्ग हॉल प्लेन्स भी शामिल हैं। ये साफ दिखाता है कि वो इंटरनेशनल और शायद प्रीमियम सेगमेंट्स में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं, किंगफिशर या जेट एयरवेज क्यों फेल हुई और इंडिगो क्यों सफल रही? व्हाट्स द सीक्रेट सॉस? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ की फैक्टर्स हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक फोकस। इंडिगो अपने LCC मॉडल पर टिकी रही, भटकी नहीं। हाँ, दूसरों ने फुल सर्विस और लो कॉस्ट दोनों करने की कोशिश की। बिल्कुल। दूसरा, ऑपरेशनल एक्सीलेंस। एफिशिएंसी पर लगातार काम किया। सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप, क्विक टर्न अराउंड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तीसरा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेल एंड लीज बैक स्ट्रैटेजी, सोच समझकर कर्ज लेना, कैश मैनेजमेंट। और मजबूत लीडरशिप भी। हाँ, बिल्कुल। जहां दूसरों ने शायद फोकस खो दिया या कर्ज में डूब गए या ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स बना ली, इंडिगो ने एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखा। तो संक्षेप में कहें तो इंडिगो की कहानी फोकस, डिसिप्लिन, ऑपरेशनल ब्रिलियंस और स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेहतरीन केस स्टडी है। बिल्कुल सही कहा। अब आगे देखने वाली बात ये होगी, और ये दिलचस्प सवाल है, कि जब इंडिगो इतनी बड़ी एक्सपेंशन कर रही है, लॉन्ग हॉल रूट्स पर जा रही है, बिजनेस क्लास जैसा प्रोडक्ट ला रही है, हाँ। तो क्या वो अपनी वो कोर लो कॉस्ट एफिशिएंसी और गजब की ऑन टाइम परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएगी, जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया है? ये देखना होगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। अगर आपको इंडिगो की ग्रोथ स्टोरी का ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। आपके क्या विचार हैं इस पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और ऐसे ही जानकारी भरे डिस्कशंस के लिए द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।